मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ जी, देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफाइन किया था, है ना, नियर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट और अर्थ एक्चुअली। तो इसके आपको पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जी, फाइंड acceleration due to gravity at the surface of a planet whose mass and radius are double of that of Earth. है 5 मीटर पर सेकंड, 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 4.9। हाँ हाँ, देखो अर्थ के लिए आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दोगे gm/r²। देखो फॉर्मूला तो प्लेनेट के लिए भी यही है, बस इतना ही तो है, मास की जगह 2m आ गया और रेडियस की जगह 2r आ गया, तो ये आ जाएगा ना। देखो कितना आ जाएगा, देखो ये 2gm बाय 4r², तो ये हो गया ना gm/2r², यानी कि g/2 आ गया। अब g की वैल्यू आप 9.8 ले लोगे तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड acceleration due to gravity at the surface of a planet whose density is thrice that of Earth and radius is half of that of Earth. 15 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, 15 मीटर। हाँ चलो, वो तो अगर आप 10 लोगे तो वही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी वही है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है। डेंसिटी और रेडियस के टर्म में ये फॉर्मूला होता है हमारा 4/3π0r एक्चुअली। तो उस प्लेनेट के लिए हो जाएगा 4/3πg। रो की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रो, और ये हो गया r/2, सो 3/2g, यही हो गया ना मेरे पास। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3/2 ऑफ g। अब g की वैल्यू जैसे भी आप डालोगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा एक्चुअली। चलो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड acceleration due to gravity at the surface of a planet whose mass is 16 times that of Earth, but density is 1/4 of that of Earth। ठीक है,
सर 9.8 है जी 9.8 ही रहेगी सर। अच्छा जी रहेगी, मतलब आप ये कह रहे हो हैं? यस। अच्छा 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 अच्छा, देख ले। देखो यहाँ पे पता है क्या है, देखो एक बड़ी सीधी सी बात है कि एक्चुअली ना यहाँ पे जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे तो चलो आपकी gm/r² है। यहाँ पे ना मुझे दिया हुआ है मास ऑफ प्लेनेट 16 टाइम्स m है, पर ना इन्होंने डेंसिटी का रिलेशन तो दे दिया, रेडियस का नहीं दिया एक्चुअली। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, देखो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी हो जाती है मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। तो किसके बराबर हो गया? 1/4 मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये हो गया, 4/3 पाई कट गए यहाँ से। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास ऑफ प्लेनेट कितना हो गया? देखो 16m बाय rp³। ये हो जाएगा 1/4 m/r³। तो यहाँ से ना आपका rp³ आ गया, वो 64r³ आ गया। तो यानी जो rp आ गया वो एक किस्म का 4r आ गया, देखो मेरे पास है ना। तो rp कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4r। अब आप फॉर्मूला लगा लो, तो उस प्लेनेट के लिए ग्रेविटी देखो कितनी हो जाएगी, 6g इंटू मास हो गया 16m, और नीचे जो रेडियस होगी वो 4r है, पर स्क्वायर है ना, तो वो 16r² हो गया। तो एक्चुअली 16 कट गया, तो gm/r² ही हो गया ना। तो उस प्लेनेट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है उसके सरफेस पे, वो किसके बराबर आ रही है? जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की है, बेसिकली वही 9.8 के आसपास आ गई। ठीक है जी। तो अब देखोगे कि जो सिंपल फॉर्मूला है ना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सरफेस पे, उसके तो आपको इस तरह की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ना वेरिएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं एक्चुअली। तो एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity। ठीक है जी। अब ये देखो जी क्या है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। इसमें पहली वेरिएशन तो ये है कि भी हाइट के साथ ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, विद हाइट। दूसरी वेरिएशन में विद डेप्थ है। तो पहले मैं विद हाइट वाली देख लेता हूं, विद डेप्थ वाली उसके बाद देखेंगे। तो मान लो जैसे आपका पार्टिकल यहाँ है, मास m का, ये हमारा प्लेनेट है कोई जिसका मास है कैपिटल M, और इसकी जो रेडियस है यहाँ तक r है, ये इसकी हाइट है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है h। ठीक है जी, ये सेंटर है इसका एक्चुअली। तो एक चीज हम देखें कि सेंटर से जो भी इसकी हाइट है ना, उसकी वजह से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? देखो ये वाला, हाउ मच डिस्टेंस इट इज। तो ये डिस्टेंस हो गया r+h हो गया एक्चुअली। इस वाले पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रही होगी, और कितनी लग रही होगी देखो, है ना। तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी, और ये लग रही होगी F, है ना। तो कितने लग रही होगी देखो। अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे मान लो, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h होगी ना, तो ये F/m होगी। देखो F कितनी होगी? gmm/r², दैट डिवाइड बाय m। तो m से m कट गया, तो यहाँ पे gh की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो gm/r², और r की वैल्यू r+h लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना मेरे पास। तो एक चीज तो क्लियरली देख सकते हो आप कि हाइट के साथ ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाती है। मतलब जितनी ज्यादा हाइट आप बढ़ाते जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी कम होती चली जाएगी एक्चुअली। तो एक चीज तो हमें क्लियरली देगी भी, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कम होती है। इसमें ना थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे नीचे ना आर आप कॉमन ले लो नीचे,
तो GM बाय ये R आपने कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अगर आप एक चीज देखो, GM बाय आर स्क्वायर एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस का फॉर्मूला हो जाता है। तो मतलब ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन को एक डिफरेंट तरीके से नीचे भी लिखा जा सकता है ना जी। तो हमने इसको ऐसे भी लिख लिया, देखो। तो मतलब ये जो भी फॉर्मूले हैं चाहे ऊपर लिखे हैं, उस ऊपर वाले में स्मॉल आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बाकी एच जो हाइट है ना वो हमेशा सरफेस से लेनी होती है, बस इतना ध्यान रखना होता है एक्चुअली। अच्छा, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में भी लिखा जा सकता है, वैसे तो ये कंप्लीट हो गया एक्चुअली यहाँ पे, बट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, देखो कि पहले तो जी एच को ऐसे लिख लो, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, देखो 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ये मैंने बस कुछ नहीं किया, जो ये डिनोमिनेटर में था ना इसको ऊपर ले गया, तो पावर -2 में आ गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जी है क्या, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाने लगा हूं मैं कि अगर h बाय आर काफी छोटा हो 1 से, तो ये जो जी एच है ना इसको नियरली G1, ये जो -2 पावर है ना ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअली, है ना। मे बी अगर आपको डाउट हो कि भी ऐसा क्यों लिख सकते हैं, है ना, वो डाउट तो क्लियर कर देंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है, देखो दैट इज नॉट अ इशू एक्चुअली। पर ये चीज पहले पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। हमारे पास ना एक एक्सपेंशन होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, शायद पहले डिस्कस हुआ हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। नहीं हुआ है कोई बात नहीं। इसमें ये होता है कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, देखो 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसको नियरली कितना लिखा जा सकता है, 1 प्लस एन एक्स, जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे x की जगह बेसिकली h बाय आर था, तो h बाय अगर 1 से बहुत छोटा है तो ये पावर जो होती है ना यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में, ये इसके x के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, जो मैंने यहाँ पे लेके आया, देखो। इससे थोड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है, बट क्योंकि है तो ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला ही, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कब नहीं। जैसे h की वैल्यू r से काफी छोटी होनी चाहिए, यानी कितनी छोटी होनी चाहिए, मैं आपको सीधी बता रहा हूँ, जैसे 100-125 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो 100-125 किलोमीटर तक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर उससे ज्यादा हाइट है तो यू शुड अवॉइड, क्योंकि उसमें फिर ना जो एग्जैक्ट आंसर है और जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है उसमें डिफरेंस बढ़ जाता है। इसी फॉर्मूले को एक अलग तरीके से भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे जी एच को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, G माइनस 2hg बाय आर, फिर ये जी एच माइनस जी आ गया -2hg बाय आर, फिर ये हो गया जी एच माइनस जी बाई जी, किसके बराबर हो गया, -2h बाय आर। तो इसको ना हम लोग फ्रैक्शनल चेंज लिख देते हैं कि ग्रेविटी में हाइट के साथ फ्रैक्शनल चेंज कितना आया जी हमारा, वी कैन जस्ट राइट डाउन लाइक दैट। तो इसके ऊपर भी कुछ फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे, पर इस पेज पे जो भी फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले हमारे तभी तक वैलिड हैं जब हाइट की वैल्यू लेट से 100-125 किलोमीटर या 2-1% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लेनेट है या रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब 2-1% है, मतलब जैसे अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो उसका 2% ना 128 किलोमीटर हो गया, 128 किलोमीटर। तो उतनी हाइट तक आप लगा सकते हो ये फॉर्मूले, उससे ज्यादा में ना फिर लगा तो लो, लेकिन फिर एरर आपका मतलब एक्चुअल आंसर में और अप्रोक्सीमेटेड आंसर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर तो नहीं लगाना चाहिए। फिर उसके इसमें क्या करना है, ये पिछले पेज वाले फॉर्मूले लगाने हैं एक्चुअली, ठीक है। ये तो हमारा हो गया विद हाइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे बेटा सेकंड वाला पार्ट विद डेप्थ। इसके लिए मेरे को ना थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा, तो आई विल सजेस्ट जब तक मैं वो डायग्राम ना कंप्लीट कर लूं आप लोग भी डायग्राम मत बनाइएगा एक्चुअली, बाद में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार मेरे को बना लेने दीजिए।
अब आप बना सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसमें पता है क्या है, देखो डेप्थ के साथ जब आपको रखना है ना पार्टिकल यहाँ पे, तो हम एक पार्टिकल को रखने लगे हैं यहाँ पे, मतलब अर्थ के अंदर जैसे गड्ढा सा खोद गया एक्चुअली। तो मैं दिखा देता हूँ हमारा पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है। देखो बेटा यहाँ रखा हुआ है हमारा पार्टिकल। इस पार्टिकल का मास है m। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r है और अर्थ का रेडियस अपना कैपिटल R है। वैसे इसकी डेप्थ अगर दिखाना चाहें इसी डायग्राम के अंदर, तो डेप्थ है ये है डेप्थ d। ठीक है। अच्छा, इसको ना एक्चुअली यहाँ पे डेप्थ में कितना ग्रेविटी होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दिखाया गया है, वो ग्रेविटी निकालने के लिए ना हमें पता है क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ना यहाँ पे एक रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमने डिराइव तो नहीं किया, बट वी यूज इट एक्चुअली लेटर ऑन। इस चैप्टर में कहीं पे बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल inside uniform spherical shell is 0। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है पार्टिकल के ऊपर वो 0 होती है। मतलब जैसे अंदर से खाली है ना कोई शेल, तो उसके अंदर अगर हमने एक पार्टिकल रख दिया तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, 0 लगेगी। अब ना ये जो डेप्थ पे हमने पार्टिकल रखा हुआ है, डी डेप्थ पे पार्टिकल रखा हुआ है, इस पे अगर आपको फोर्स निकालनी है तो ये फोर्स आप पता है कैसे निकालते हो, अपने अर्थ को ना दो पार्ट्स में अज्यूम कर लेते हो। कौन से दो पार्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इसको ये शेल टाइप का मान लेते हो, इस तरह से देख रहे हो कि जैसे शेल है, और दूसरा आप ये मान लेते हो इसके अंदर यहाँ पे, सॉरी रुको, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक तो आप जैसे इसको एक शेल टाइप का मान लेते हो कि एक शेल है, और दूसरा आप इसको मान लेते हो कि एक स्फीयर है। तो यानी इन दो पार्ट्स में आप इसको कंसीडर कर लेते हो। तो जो ये पार्टिकल आपने रखा है ना, एक तो आप ये देखोगे शेल की वजह से कितना इस पे फोर्स लग रहा है, और दूसरा देखोगे स्फीयर की वजह से कितना लग रहा है। ये देखो, तो शेल तो आपकी ये हो गई इनर रेडियस स्मॉल आर की, आउटर रेडियस कैपिटल आर की। स्फीयर आपका हो गया जी रेडियस स्मॉल आर का। पर जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया, अगर पार्टिकल शेल के अंदर रखा है बेटा तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी ये बताओ पहले तो। हाँ जी, 0 0 लगेगी। तो इस पे तो फोर्स 0 आ गई देखो।
पर इस वाले पार्टिकल पे तो फोर्स आएगी ना, क्योंकि स्फीयर के जस्ट सरफेस पे रखा है, कितनी फोर्स आएगी, जी m1 स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जब आपने अपनी अर्थ को दो पार्ट्स में कंसीडर किया, एक तो शेल, इनर रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल रेडियस कैपिटल आर, तो जो शेल आप कंसीडर कर रहे हो इसकी वजह से इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही। जो भी फोर्स लग रही है वो ये जो अंदर स्फीयर बचा हुआ है ना स्मॉल आर रेडियस का, इसकी वजह से आ रही है। और वो फोर्स किसके बराबर आ रही है, जी m1 स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। अच्छा, m1 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, तो दैट इज नॉट अ इशू एक्चुअली, ठीक है जी। वो लिख लेता हूं मैं अगले पेज पे, देखो जी। तो यहाँ पे ये देखो जी, दिस इंप्लाइज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे आएगी वो फोर्स बाय स्मॉल m आ जाएगी ना, तो ये आ जाएगी जी m1 m बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m। तो किसके बराबर होगी, जी m1 बाय आर स्क्वायर, है ना। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू जी m1 बाय आर स्क्वायर। स्मॉल m जो है वो बेसिकली यहाँ से कट गया एक्चुअली, है ना। अब यहाँ पे पता है क्या है, देखो कि आप यहाँ पे g बाय आर स्क्वायर तो लिख लो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो ये कट गया, देखो यहाँ से, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे जी डी, मैं बताऊं देखो 4/3 पाई जीरो स्मॉल आर आ गया एक्चुअली। देखो वैसे तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, बट मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ कि मैं ना कैपिटल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। उसका कारण ये है कि ये एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सरफेस ऑफ अर्थ पे वाला एक्सप्रेशन नहीं है, 4/3 पाई जीरो कैपिटल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर तो जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर लिख सकता हूँ ना जी, एक्चुअली बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, पीछे डायग्राम में देख के बताओ क्या ये कहना ठीक है कि स्मॉल आर यहाँ पे कैपिटल आर माइनस डी है, देखो हाँ जी, Yes, sir. सही बात है। तो ये वैल्यू डाल दो फिर यहाँ पे, जी बाय कैपिटल आर माइनस जी है, तो हो जाएगा जी 1 माइनस डी बाय आर हो गया एक्चुअली, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे वेरी कर रही है, इस तरह से वेरी कर रही है। समझ में आ गई बात जी, क्लियर है जी, क्लियर है ये वाली बात, है ना। तो ये वैल्यू आ गई देखो जी मेरे पास एक्चुअली। तो ये नहीं, डेप्थ के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है ना, वो भी वही है, जितना ज्यादा डेप्थ होएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी कम होती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो रिलेशन है जी 1 माइनस जी बाय आर, इसको थोड़ा एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो वो जी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्रीवियस स्लाइड दिखाना है, तो आ जाएगा जी डी माइनस जी किसके बराबर हो गया, माइनस जी डी बाय आर, फिर जी डी माइनस जी बाय जी किसके बराबर हुआ, माइनस जी बाय आर, और जो फ्रैक्शनल चेंज आया जी में वो माइनस जी बाय आर। वैसे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एक बहुत जो बात देखने वाली है या समझने वाली है, वो पता है क्या है, देखो कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अप्रोक्सीमेशन। मतलब ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन हमारा हाइट के केस में भी आया -2h बाय आर, पर वहां पे अप्रोक्सीमेशन थी कि h शुड बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन r, लेकिन इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रही। ठीक है जी, देखो जी स्लाइड बेटा फटाफट। मतलब डेप्थ के जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं ना, उनमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो कोई भी फॉर्मूला आप कहीं मर्जी लगाओ। हाइट वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, वहां पे बच्चे गलती भी करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ध्यान नहीं देते ना कि अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी। हो गया ये वाला। अब देखो हमने डेप्थ के साथ और हाइट के साथ वेरिएशन तो देख ली। नॉर्मली इसी वेरिएशन को ना हम लोग एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं बेटा यहाँ पे। अच्छा, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी ये बताओ पहले, चलो। हाँ जी, 0 तो जब आप सेंटर से चलना शुरू करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, पहले तो बढ़ेगी ना, Yes, sir. बढ़ेगी, उसके बाद फिर मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस पे और फिर घटेगी। तो रादर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन आता है वो कुछ इस तरह का आता है। जो सरफेस है वहां पे मैक्सिमम आती है, और वो मैक्सिमम किसके बराबर आती है, देखो दैट मैक्सिमम कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 9.81 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है वो ये है कि जब आप सेंटर पे खड़े हो तो ग्रेविटी 0 है। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है ना, जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ऐसे वेरी करती है। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो क्योंकि इनवर्स काइंड ऑफ रिलेशन है बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, इसलिए वो थोड़ा हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आता है। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है ना, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ गया हमारे पास, मतलब प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ गया एक्चुअली। समझ में आ गई बात ये वाली, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में ग्राफ भी ग्रेविटी का डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ ही पूछते हैं, और वही हमने बनाया भी एक्चुअली, ठीक है। सर अच्छा हाँ जी, एक और इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। सर एक बार एक ग्राफ समझा दो प्लीज, जो आपने इनके ऊपर लिखा है। नहीं मैंने तो फॉर्मूले की वैल्यूज लिखी है ना, Thank अंदर you, वाले sir. पॉइंट्स के लिए ग्रेविटी की फॉर्मूला ये नहीं होता, देखो जी आर बाय आर, यस सर। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्या होता है, देखो जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके सर। तो मैंने वो वैल्यू लिख ली कि एक्चुअली, है ना, समझ में आ गई बात है। यस चलो सर। अच्छा, वेरिएशन पे आपको कई तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, मतलब लेकिन होते थोड़े फॉर्मूला बेस्ड ही हैं एक्चुअली, है ना, तो करके देख लेते हैं एक्चुअली। फाइंड acceleration due to gravity at a height equal to radius of earth. by 4 G/4 है जी, T/4 G/4, ठीक। देखो जी, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ये हो जाता है ना, g1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर हो जाता है जी, g प्लस ये r बाय आर, h की वैल्यू r दी हुई है ना बेटा क्वेश्चन में, तो ये g/4 ही आ जाएगा, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। r बाय आर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ गया एक्चुअली। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार क्वेश्चन 1 दिखा दीजिए। थैंक यू सर। फाइंड acceleration due to gravity at a depth of 1600 किलोमीटर, ठीक है। sir 3G/4 हाँ जी, 16 G/25 जी हो आ जाएगा, जी टी हो गया जी, हाँ 1 माइनस जी बाय आर, सीधा सीधा जी 1 माइनस डी कितना हो गया, 300 और आर कितना होता है 6400, 400। ये नहीं हो गया 1 माइनस 1/4, कितना हो गया 3/4 ऑफ जी, है ना, यस सीधा सीधा आंसर है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है जी। एट व्हाट डेप्थ acceleration due to gravity will be same as that at a height of 16 किलोमीटर। पिछली साइड देखनी है, अभी दिखा देते हैं जिसमें क्या बड़ी बात है, ये देखो, हाँ जी 32 आ रही है,
ठीक है। अच्छा 16 किलोमीटर को बड़ी हाइट माने या छोटी हाइट माने? छोटी हाइट। छोटी हाइट मान सकते हैं, तो छोटी छोटी हाइट हाइट वाला, हाँ छोटी हाइट वाला फॉर्मूला तो मान ही सकते हैं एक्चुअली। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि डेप्थ और हाइट पे ग्रेविटी सेम है, तो डेप्थ पे होगी g1 माइनस डी बाई आर और हाइट पे होगी g1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ से ना d की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2h के। सो 2 इंटू एच हो गया 16, किसके बराबर हो गया? 32 किलोमीटर के बराबर हो गया, है ना। चलो जी एक और सवाल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। At what height acceleration due to gravity will be 4% of that at the surface of Earth? एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दो। थैंक यू सर। हाँ जी 600 किलोमीटर। 25,600 किलोमीटर है। वो ही आएगा एक्चुअली। एक्चुअली ना देखो ये 4% है, मतलब 96% घट गई है, तो आप पहले बात कम हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि GH, क्वेश्चन ये है 4% ऑफ G है। अब GH आपको पता है किसके बराबर होता है? G डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और ये G बाय 25 होगी। G कट गए, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो 1 प्लस एच बाई आर कितना हो गया? 5। तो एच बाई आर कितना हो गया बेटा? 4। इसका मतलब जो हाइट आ गई ना वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। आप वैल्यू डालना चाहो डाल लो, आर की वैल्यू डाल लो 6400 किलोमीटर, डालोगे 6400 किलोमीटर, तो फिर उसके बाद आप जब सॉल्व करोगे तो 25,600 किलोमीटर आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको ना नॉर्मली क्वेश्चन जब ठीक से नहीं पढ़ते तो उनको लगता है कि 4% घट गई है, तो वो डेल्टा G बाई G वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। वो तब लगा पाते अगर वो 4% घटा होता है एक्चुअली। यहाँ पे ये तो 4% रह गया है ना, मतलब 96% घट गया है, तो वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। चलो जी अब यहाँ पे ना हम लोग एक और थोड़ा सा वेरिएशन में ही आ जाता है वो, और वो क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग क्या है उसकी? इफेक्ट ऑफ rotation of earth on apparent acceleration due to gravity, है ना। apparent acceleration due to gravity, बड़ी अच्छी बात है जी। देखो जी हमें ये तो पता ही है कि अर्थ अपनी एक्सिस के ओर घूम रही है ना। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो जब अपनी अर्थ एक्सिस की ओर घूम रही है ना, तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वेटर। ठीक है। अपेरेंट ग्रेविटी से हमारा मतलब है कि अगर हम
वेट मेजर करते हैं ना वेइंग मशीन पे खड़े होके, तो अर्थ जो अपनी एक्सिस के बाद घूमती है ना, उस वजह से हमारा जो वेट मेजर होता है वो ट्रू वेट से ना डिफरेंट हो जाता है एक्चुअली। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि मैं कहीं पे पार्टिकल ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया, देखो पार्टिकल ये यहाँ पे है मेरे पास पार्टिकल, ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास है m। इसका जो ये पोजीशन आ रहा है ना, जैसे ये रेडियस आ रहा है, तो ये जो पोजीशन आ रहा है इसका एक्चुअली सेंटर से, ये इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाता है इसको लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा होता है लैटिट्यूड। और एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, देखो एक्सिस से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। वैसे अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, दैट इज नॉट अ इशू। हम यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जर्वर ले लेते हैं जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, उसे ये पार्टिकल रेस्ट पे नजर आएगा, पर क्योंकि ये एक रोटेटिंग फ्रेम है तो उसे इस पार्टिकल पे एक क्या लगानी पड़ेगी, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू बी मोर स्पेसिफिक, और वो बाहर की तरफ लगेगी, देखो इस तरह से, ठीक है जी। और कौन सी फोर्सेस लगेगी इस पे, एक लगेगी नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, और एक इस पे लगेगी mg, अंदर की तरफ लगेगी एक्चुअली। तो यानी इस पे एक फोर्स तो आ गई mg टुवर्ड्स द सेंटर आ गई, एक आगे नॉर्मल रिएक्शन, और एक आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैग्नीट्यूड में m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आएगी। ये वाला एंगल हो गया लैम्डा। क्योंकि इस बंदे को ये पार्टिकल रेस्ट पे नजर आ रहा है तो सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो इसका देखो जी, एक कंपोनेंट तो आ गया इस तरफ, वो मैं लिख लूंगा कितना है, और एक आ गया इस तरफ टेंजेंशियल वाला, ये आ गया देखो, तो ये आ गया FCF cos लैम्डा, ये आ गया FCF sin लैम्डा, ये आ गया जी एक्चुअली। और एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ, मतलब ये कंपोनेंट नहीं है सॉरी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है ना साइन लैम्डा वाला, ये इस पार्टिकल को अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन विल कम और वो इसको बैलेंस कर लेगा। तो फ्रिक्शन इससे बैलेंस हो गया, इसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अपरेंट वेट मेजर करना है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, निकालनी है। नॉर्मल रिएक्शन FCF cos लैम्डा और mg ये बैलेंस हो रखे होंगे। तो यहाँ पे मेरी देखो इक्वेशन क्या बनेगी, हेयर अगर आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन प्लस FCF cos लैम्डा किसके बराबर हो गया, mg के। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg माइनस FCF को m ओमेगा स्क्वायर r लिख देता हूँ, और ये हो गया cos लैम्डा, ये हो गया जी मेरे पास, बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है cos लैम्डा, जिसमें cos लैम्डा की वैल्यू स्मॉल r बाय कैपिटल R लिख सकते हैं, क्यों भाई, स्मॉल r बाय कैपिटल R cos लैम्डा आ गया। इसका मतलब तो साफ है कि स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल R cos लैम्डा, ये यहाँ डाल दो, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई इसके बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, को स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने cos स्क्वायर, हाँ अब cos स्क्वायर आएगा, पहले नहीं था ना cos स्क्वायर, अब cos स्क्वायर होना चाहिए, हाँ क्योंकि यहाँ पे cos लैम्डा पहले से था, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R cos लैम्डा डाली तो cos स्क्वायर आएगा। हाँ जी, वेरी गुड जी। n की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे n को हम बोलते हैं अपेरेंट वेट, क्योंकि वेइंग मशीन तो ये करती है, दिस इज अपेरेंट वेट, और ये क्या है जी, ट्रू वेट है ना, ट्रू वेट, ये हो गया ना, वो अपेरेंट वेट है, और ये मेरे पास क्या हो गया जी, ट्रू वेट हो गया जी एक्चुअली, है ना, वो अपेरेंट वेट है और ये मेरे पास ट्रू वेट हो गया, ठीक है जी, क्लियर होगी बात ये। चलो जी, अब हाँ जी हाँ जी, जो आपने फ्रिक्शन लगाई फिर उसका बता दो प्लीज। वो FCF साइन लैम्डा स्लाइड करने की कोशिश करेगा ना मास को, तो फिर वो फ्रिक्शन, बॉडी तो रेस्ट पे है तो मतलब फ्रिक्शन बैलेंस कर रही है उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो अपेरेंट वेट होता है ना, इसको हम लोग ना मास इनटू अपेरेंट ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। तो ये mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा होगी बेटा, देखो तो m कट गया, यहाँ से कट गया ना, देखो तो m कट गया, तो g किसके बराबर आ गया बेटा, देखो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, ये हो गया देखो जी, ठीक है। तो ये जो GA है इसको हम कह देते हैं
apparent acceleration due to gravity, है ना, इसको हम कह देते हैं apparent acceleration due to gravity। हाँ भाई समझ में आ गई बात, क्लियर है जी? सर हाँ जी। सर mg आपने कैसे लगाई सर, वो नहीं समझ आया। mg तो टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, क्या दिक्कत है? हाँ जी, ठीक। ये कोई स्फीयर नहीं है जिसके ऊपर कोई बॉल स्लाइड कर रही है। ये जो स्फीयर दिख रहा है ये खुद अर्थ ही है। हाँ भाई समझ आई बात? ये मत करना कि वर्टिकल लगा देना यहाँ पे भी mg, वही सोच रहा होगा तो पक्की बात है ना? हाँ हाँ। अब देखो मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे अपेरेंट ग्रेविटी आ गई, देखो ये ग्रेविटी से तो कम ही आ रही है जी से, तो इससे एक चीज तो क्लियर ही है ना, यहाँ पे ये चीज तो पता चली जाती है कि जो हमारा वेट मेजर होता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से रिलेटिवली थोड़ा कम मेजर होता है। ठीक है, अब ना देखो पोल्स पे इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो एट पोल्स लैम्डा हो जाता है 90 डिग्री। इसका मतलब जो जी अपेरेंट आ रही है वहां पे वो आ जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये ना जी के बराबर ही आ गया एक्चुअली, मतलब पोल्स पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेटर पे एट इक्वेटर लैम्डा हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब जी अपेरेंट किसके बराबर हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0, है ना, कॉस 0 1 हो जाता है। तो इसका मतलब जी ए किसके बराबर हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया एक्चुअली, यही हो गया ना एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना इक्वेटर पे मैक्सिमम फर्क पड़ता है बेटा, पोल्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इक्वेटर पे मैक्सिमम फर्क पड़ा ना, क्योंकि मैक्सिमम फर्क जो पड़ सकता था वो ओमेगा स्क्वायर आर का ही पड़ सकता था एक्चुअली। कई बार यहाँ पे ना डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि भैया पोल्स पे और उस पे क्या डिफरेंस है। मतलब देखो जो अपेरेंट ग्रेविटी का पोल्स पे और अपेरेंट ग्रेविटी का जो इक्वेटर है उस पे डिफरेंस किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर, यही हो गया ना। अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर पता है किसके बराबर हो जाता है, 0.0336 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है ना। इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू दिस मच। ये वैल्यू आप याद रख लो तो बढ़िया है, ओमेगा स्क्वायर आर की ना भी याद रखो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। वैसे अगर आप देखोगे ओमेगा स्क्वायर आर क्या बहुत बड़ा नंबर है? नो सर, अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा एक्चुअली नंबर। तो इस वजह से क्या होता है ना कि डेली लाइफ में रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फर्क पड़ता होगा फोर्सेस वगैरह पे वो हम लेते नहीं ना एक्चुअली। हमने कहाँ लिया आज तक, लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में, कहीं पे लिया, कंसीडरेशन किया नहीं किया ना, इस वजह से नहीं किया एक्चुअली। पर ये है कि ये चैप्टर ही ग्रेविटेशन है तो यहाँ पे सारी बातें उस तरह की हो जाती हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि कई बार लोग ना हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ की रोटेशन स्पीड इतनी होती है तो क्या होता, कुछ इस तरह का एक पॉइंट होता है नॉर्मली, एंड दैट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। ठीक है, सर जो आपने पीछे एक लास्ट पॉइंट लिखवाया एक बार वो बता दो। क्या बेटा मैंने क्या पॉइंट लिखवाया आपको, मैं तो कैलकुलेशन ही करी है। नहीं सर जो लास्ट आपने लिखा नहीं कि ग्रेविटी जो पोल्स पे ये वाला ग्रीन लाइन से जो आपने मार्क की है, तो डिफरेंस लिया मैंने, ऊपर पोल्स वाली जो ग्रेविटी आ रही थी अपेरेंट और इक्वेटर वाली आ रही थी उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। नहीं तो मैं समझा नहीं एक्चुअली। कहाँ से आई फिर? बेटा मेरी बात सुनो, ऊपर तो लिखी हुई है जीए पोल्स पे किसके बराबर है, जी के, इक्वेटर पे किसके बराबर है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ओमेगा स्क्वायर आर बच गया, जी जी कट गया। नहीं ठीक है सर। If angular speed of Earth is such that the apparent acceleration due to gravity is 0 at equator, then मतलब आप सोच के देखो ना
इक्वेटर पे अपेरेंट ग्रेविटी हो जाती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये 0 हो गई। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो रूट ऑफ g बाय आर। ये बताऊं अप्रोक्सीमेटली ना 17 टाइम्स ओरिजिनल एंगुलर स्पीड के बराबर हो गई। मतलब अभी अर्थ जितनी एंगुलर स्पीड से घूम रही है ना, अगर उससे रफली 17 गुना ज्यादा स्पीड से घूमना शुरू करे तो फिर हमारी जो अपेरेंट ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे 0 हो गई। उस सिनेरियो में अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो जी 2 पाई रूट ऑफ r बाई जी हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 पाई रूट ऑफ r बाई जी करेंगे ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो तो 84.6 मिनट्स। यानी अभी जो हमें लगता है समय, कितना समय लगता है जी, एक्चुअली 24 घंटे लगते हैं अर्थ को अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में। फिर कितना समय लगेगा, 84.6 मिनट्स लगेंगे। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस में ना, क्योंकि देखो जो एक्चुअल में रियलिटी में जो वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर की, जो प्रेजेंट डे वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस फॉर्मूले पे जो ये फॉर्मूला हमने पिछले ड्राइव किया ना, हमारा कौन सा फॉर्मूला है ये, नीचे जो हमने लिखा हुआ है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, इस फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। इस फॉर्मूले पे अगर आपने क्वेश्चन बनाने हैं तो नॉर्मली वो बनाने का फायदा यही है कि या तो आप कोई दूसरा प्लेनेट लो हाइपोथेटिकली जिसका ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ाओ, समझ रहे हो, या फिर आप अर्थ का ही हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लो कि अर्थ की एंगुलर स्पीड ज्यादा है ताकि ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू ज्यादा हो और उसका इंपैक्ट आए अपेरेंट ग्रेविटी के ऊपर। प्रेजेंट डे के हिसाब से देखेंगे तो इतना छोटा नंबर है कि कैलकुलेशन में आप इग्नोर भी कर दो तो भी आपका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी मतलब अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यू जो है। ठीक है जी। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चंस है ना एक्चुअली हमारे जो ये रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, ये तो खैर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप लोग ना अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि मैंने थ्योरी में तो कराई दिया ऑलमोस्ट, ज्यादा क्वेश्चंस होते भी नहीं। तो वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेना आरपीएस से, असाइनमेंट से और ऑब्जेक्टिव से। कल मैं करा दूंगा इसके 2-3 क्वेश्चन जो कराने हैं मैंने, ठीक है, तो फिर आप उसके बाद री अटेम्प्ट कर लेना एक बार, 2 बार अटेम्प्ट करने से बढ़िया ही होता है एक्चुअली, है ना, तो फिर कर लेना, टाइम मत खराब करना आज। सर बस हो गया सबका, सर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड दिखा दो। सारे दिखा रहा हूँ फटाफट, जिसने स्लाइड शूट देखनी है देख लो आज की, आज से जहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, आज से जिसने देखनी है देख लो, किसी और ने कुछ पूछना है पूछ लो फिर। सर ऑब्जेक्टिव के सर फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास का कांसेप्ट था सर, वो क्या थ्योरेटिकल अच्छा, क्वेश्चन? वो हाँ वो बाद में आता है बेटा, वैसे तो मतलब जो ना F इक्वल टू ma से मेजर करते हैं, ठीक है, मास, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास, और जो ग्रेविटी वाले कंसेप्ट से मेजर करते हैं मास उसको ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं। वो इनर्शियल है, ये ग्रेविटेशनल है। तो पहले लोगों को ये लगता था कि ये दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो, पहले लोगों को क्या लगता था कि ये अलग अलग है, लेकिन इन्होंने जो भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए सब जगह वो सेम ही आए, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो सेम ही होते हैं एक्चुअली, बस इतने सी बात है। वैसे मैं लिखो लास्ट में करते होते हैं डिस्कस, मिसलेनियस सा टॉपिक है ना, शुरू में डिस्कस नहीं करते, बस लास्ट में करते हैं डिस्कस। इन्होंने क्वेश्चन खैर पहले ही दिया हुआ है, नॉर्मली ज्यादातर बुक्स में तो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है टॉपिक ये, क्योंकि इसका हमारे उससे कोई लेना देना तो है नहीं है किसी भी फॉर्मूले या उसके साथ। वो तो ये है कि मास कैसे डिफाइन किया जाता था या कैसे मेजर किया जाता था। सर ये कंफ्यूजन थी कि सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए लग सकती है। नहीं नहीं, ये किसने बोला, हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है वो स्फेरिकल के लिए बनाया हुआ है, लगेगी तो किसी में भी, रॉड में और दरवाजे में लगा लो फोर्स, खुद में और दरवाजे में लगा लो, आप पे नहीं लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स? यस सर, वही डाउट था कि हम आप स्फेरिकल थोड़ी हो, yes, है ना, हम हमारा कोई बॉडी शेप स्फेरिकल है बताओ? नहीं ना, नो सर। फिर नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हर उन 2 बॉडीज में लगेगी जिनके पास मास है, वो बात अलग है कि हमने फॉर्मूला डिराइव उसके लिए किया। एक्चुअली मैं बताऊं यहाँ पे, वैसे तो हम कर भी सकते थे क्वेश्चंस डेरिवेशन बेस्ड,
है ना। तो हम लोग कर भी सकते थे डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन नॉर्मली उस तरह के क्वेश्चंस होते नहीं है सिलेबस में ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो स्लाइड्स तो मैंने दिखा दी सबको। सर बेटा सर आज के आपने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कराए थे स्टार्टिंग में, एक बार प्लीज बता दोगे? बता रहे बेटा, सीधा फॉर्मूले बेस्ड है, क्या बताना है एक्चुअली। सर फॉर्मूला तो लगाया था आपने, वो g/2 क्यों किया था आगे जाके gm/2r का स्क्वायर इक्वल टू g/2, वो ही नहीं क्लियर होना। क्या चीज?